नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 11 बज रहे हैं, वक्त हो गया सिटी लाइट का। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की वियतनाम के हालोंग खाड़ी से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट से भरी एक नाव यहां पर पलट गई। 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नाव में करीब 53 लोग सवार थे। दक्षिण चीन सागर में तूफान वीफा की वजह से मौसम खराब था, जिसे हादसे का कारण बताया जा रहा है। राहत और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 27 लोगों की इस बड़े हादसे में मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान शूटिंग के दौरान चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा मुंबई की गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान हुआ, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि फिलहाल फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है और अब अगला शेड्यूल सितंबर और अक्टूबर में ही शुरू होगा। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अंबिकापुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद लोग जानलेवा यहां पर कदम उठा रहे हैं। मछली पकड़ने गया बुजुर्ग नदी के बीच ही फंस गया और फिर ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित कर बुजुर्ग को बाहर निकाला है। बतौली थाना क्षेत्र के मछली नदी की यह घटना है। तस्वीरें आप देखिए, नदी कितने तेज बहाव से यहां पर बह रही है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर लोग मान नहीं रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए यहां पर जो बुजुर्ग गया हुआ था मछली नदी में, वो नदी के बीच ही फंस गया और उसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। इधर जांजगीर चांपा में मारपीट के 2 आरोपियों का जुलूस निकाला है पुलिस ने। चांपा पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। घर में घुसकर युवक से मारपीट की गई थी और इनको सबक सिखाने के लिए पहले इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इनकी आवभगत हुई और फिर उसके बाद आप देखिए 2 आरोपियों का सरेबाजार जुलूस निकाला गया। और बिलासपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि नेशनल हाईवे पर किस तरह से रसूखदारों ने जमकर उत्पात मचाया था। रसूखदार रईस जादव ने यहां पर पूरे हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया था। वाहन मालिक वेदांत शर्मा सहित 6 लोगों पर अब 12,000 रुपए का जुर्माना लगा है। एक्शन लिया गया है इनके ऊपर। ड्राइविंग लाइसेंस भी इनका सस्पेंड कर दिया गया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि युवकों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था पूरी तरह से। रील बना करके सोशल मीडिया पर बाकायदा अपलोड भी किया था। महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था। और जब IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने यह कार्रवाई की, वरना उसके पहले पुलिस प्रशासन भी मौन बैठा हुआ था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और तमनार में जंगल कटाई के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का फैसला लिया है। कांग्रेस अब 22 जुलाई को प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी, आर्थिक नाकेबंदी करेगी। इसे लेकर राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, विधायक, पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। सभी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को अपने क्षेत्र में जाकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटने को कहा गया है। बैठक के बाद PCC चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाए कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए डबल इंजन सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके खिलाफ मंगलवार को प्रदेश के सभी 5 संभाग में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया कि ईडी केंद्रीय एजेंसी और देश का प्रतिष्ठित संस्थान है। कांग्रेस तो जनता के लिए परेशानी खड़ी करती ही आई है। कांग्रेस सरकार में कई घोटाले हुए, इसलिए लोग जेल जा रहे हैं और अभी तो जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अब ये लोग तो परेशानी खड़ा कर रहे हैं जनता के लिए कि ये 5 साल पूरे भ्रष्टाचार में प्रदेश को झोंक दिए। आज भ्रष्टाचार के कारण ही तो, अनेक घोटाले के कारण ही तो उनके लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में हैं। फिर जेल जाने का सिलसिला भी
जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। नाकेबंदी तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश का जो धन है वो पहले गांधी परिवार के लिए जिस तरीके से अधिकृत किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए पहले उस बात को स्पष्ट करे, तब आर्थिक नाकेबंदी की बात करें। तब मुझे लगता है कि उस दृष्टि से तब ये जनता उनको जिस रास्ता दिखाई है, आने वाले समय में इससे और बदतर स्थिति होगी कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसके बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, प्रदेश के जवानों, किसानों, माताओं और बहनों को ठगने और धोखा देने का काम किया, वो एक पेड़ के महत्व को नहीं समझ सकते। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ के जवानों को, किसानों को, माताओं को, बहनों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो एक पेड़ के महत्व को नहीं जानते। और जो लोगों की संवेदना केवल एक परिवार पर है, देश पर नहीं है, जनता पर नहीं है, उन्हें पेड़ का समझ, जो माँ का महत्व समझ में नहीं आया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिलासपुर में केके श्रीवास्तव के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। केके श्रीवास्तव पर पार्टनर के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। पार्टनरशिप में कॉलोनी निर्माण में 8 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। शिकायत पर पुलिस ने केके श्रीवास्तव के खिलाफ अब 420 का भी केस दर्ज कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां अमलताज कॉलोनी निवासी रत्ना यादव ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति राजेश यादव और केके श्रीवास्तव आपस में दोस्त थे। पति राजेश यादव और केके श्रीवास्तव ने बराबर रकम लेकर बिल्डर का काम शुरू किया था। इसी बीच 13 दिसंबर साल 2015 को उनके पति की मौत हो गई। इस दौरान केके श्रीवास्तव ने कहा कि जो राशि अमलताज कॉलोनी में लगाई गई है, उनके हिस्से का लाभ और रकम मृतक के परिजनों को दिया जाएगा, लेकिन वो राशि उन्हें आज तक नहीं दी गई। महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। स्वर्गीय राजेश यादव उनकी पत्नी हैं। उनका कहना है कि उनके पति और केके श्रीवास्तव ये मिलकर एक फर्म बनाए थे और 1.5 से 2 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। तो उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पूछताछ की जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे जहां टारगेट करने वाली राजनीति बता रही है, आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और कानून सबके लिए बराबर है। जहां भी गड़बड़ी होगी, जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इसमें बीजेपी का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और देश का कानून सबके लिए बराबर है और देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में जो भी देश के नागरिकों के खून पसीने की सिंचित कमाई को, उनके हिस्से को कोई भी गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या ईओडब्ल्यू हो या फिर अन्य ऐसे जांच ब्यूरो हों, वो निश्चित रूप से करना भी चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो सबको जांच में सहयोग करना चाहिए। चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, ये जो संस्थाएं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और जरूर कुछ न कुछ फाइंडिंग जब होती है और तब इनके द्वारा कार्रवाई होती है। आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम ऑपरेशन रावण पर सीएम विष्णुदेव साई की प्रतिक्रिया सामने आई है। छात्रावास और आश्रमों में सामान सप्लाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले पर उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर जानकारी मंगवाई जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा के केंद्र में भी भ्रष्टाचार किया है, इसी पर जांच होनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले में संवेदनशील है। सीएम विष्णुदेव साई ने संज्ञान लिया है। आईबीसी 24 ने ऑपरेशन रावण के जरिए खुलासा किया था कि कैसे कांग्रेस सरकार में आदिवासी बाहुल्य जिलों के छात्रावासों में केंद्र से आए फंड के टेंडर में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। इसमें 8 जिलों में एक ही व्यक्ति नीरज चौबे और उसके परिवार की 8 फर्म्स को ठेका दे दिया गया था और सामान सप्लाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था। चलिए हम उसकी जानकारी मंगा लेते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अब उसको वो लोग जाने। देखिए, कांग्रेस को आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं रहा है। उनकी न शिक्षा से, न आर्थिक उत्थान से,
न किसी भी तरीके से उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों से। देखिए, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है और लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार के समय में जिस तरीके से ऐसे तत्वों को बहुत संरक्षण मिलता था, कार्रवाई इसमें होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब होगा निश्चित रूप से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, विष्णुदेव साई जी, और इसमें निश्चित रूप से संज्ञान ले रहे हैं। आदिवासी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने के नाम पर सरगुजा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां 1.5 लाख के इंटरैक्टिव पैनल को करीब 10 लाख रुपए में खरीदा गया। जेम पोर्टल से हुई इस खरीदी पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं अधिकारी नियम के अनुरूप खरीदी बताकर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। IBC 24 के ऑपरेशन रावण के बाद आदिवासी क्षेत्रों में फर्जीवाड़े के और मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक फर्जीवाड़ा सरगुजा में डिजिटल एजुकेशन के नाम पर हुआ। यहाँ 1.5 लाख के पैनल की खरीदी 9,99,500 रुपए में कर ली गई। दरअसल कोरिया जिले की कंपनी ने जैम पोर्टल के जरिए सरगुजा आदिवासी विभाग को 5 इंटरएक्टिव पैनल की सप्लाई की है। इसके लिए सांसद मद से 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसे लेकर कांग्रेस शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों की शिक्षा सामग्री से खिलवाड़ किया जा रहा है। डिस्प्ले इलेक्ट्रिक इंटरेक्टिव पैनल, ये डिस्प्ले पैनल जो बोर्ड होते हैं जिससे बच्चे को पढ़ाया जाता है, आजकल आते हैं डिजिटल बोर्ड, वो डिजिटल बोर्ड खरीदे गए हैं जेम के माध्यम से ट्राइबल विभाग पर। उस डिजिटल बोर्ड की कीमत 1.5 लाख रुपए है। बाजार में उसकी कीमत सामान्यतः 1.5 लाख रुपए है। इतना भ्रष्टाचार जो हुआ है इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि ये मात्र भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भ्रष्टाचार के आरोप पर अब विभाग सफाई देता नजर आ रहा है। आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त का कहना है कि ये खरीदी क्रिय अधिनियम के तहत नियमों का पालन करते हुए की गई है। इसमें सिर्फ इंटरएक्टिव पैनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्पीकर, बुक रीडर और इंटरएक्टिव पैनल कंट्रोलर के साथ 8 सामग्रियों की सप्लाई की गई है। विभाग का ये भी दावा है कि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई। एक्चुअल में LED का नहीं है, वो इंटरएक्टिव पैनल का है। उसमें इंटरएक्टिव पैनल के साथ साथ उसका CPU है और उसमें मॉनिटर है, माइक है और 12K का कंट्रोलर है। ये सारी चीजें मिलाकर के कुल 8 आइटम क्रय किया गया है, जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए जेम के माध्यम से खरीदी की गई है और ये 5 संस्थाओं के लिए की गई है। अधिकारी भले ही सब कुछ नियम अनुरूप होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामलों से ये तो साफ है कि बेहतर और पारदर्शी खरीदी के लिए बनाए गए जैम पोर्टल के नाम पर सरकार को जमकर चूना लगाया जा रहा है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में राजधानी पुलिस ने अपराध रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग साइट और कोरियर कंपनीज पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल मंदिर हसौद के उमरिया गांव में पेट्रोल पंप में एक कर्मचारी की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में पाया गया कि अपराधियों ने इलास्टिक रन कोरियर कर और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से चाकू मंगवाए थे और वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों कंपनी के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उमरिया पेट्रोल पंप के पर एक घटना हुई थी, उसमें लूट और हत्या जैसे गंभीर घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में आरोपी को गिरफ्तारी भी की गई। आरोप से पूछताछ और विवेचना में जो तथ्य आया, जिसमें पाया गया कि जो घटना चाकू से कारित की गई थी वह ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के माध्यम से चाकू को मंगवाया गया था। फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है उनके अधिकारी कर्मचारी से पूछताछ किया गया और इस अपराध में सम्मिलित होना पाया जाने के कारण इनके विरुद्ध कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। मंदसौर में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा गांव की है। हादसे के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब बीजेपी के नेता ही नहीं बच रहे हैं तो बाकी को क्या सुरक्षा मिलेगी। ग्वालियर चंबल में आए दिन गोली चल रही है। कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। पूरी घटना को देखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करना शोभा नहीं देता। ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है,
चाहे वो मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे धाकड़ जी, उनकी सरेआम हत्या हुई है। और ग्वालियर चंबल में तो आए दिन गोली चल रही है और कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है। कांग्रेस भूल गई कि कमलनाथ जी की सरकार के समय पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, परंतु हम केवल एक घटना को देखकर या उसको आगे रखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करें, ये शोभा नहीं देता। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ खत्म होने के बाद जवान मुख्यालय लौट आए हैं। मुठभेड़ में 3 महिला समेत 6 नक्सली मारे गए। मौके से AK-47 SLR राइफल, BGL समेत विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। 18 जुलाई को अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी पर CRPF, DRG और STF की संयुक्त टीम ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू की थी। दिन भर रुक रुक कर फायरिंग चलती रही। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने रमेश, पूनम, केशव समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन मॉनसून के तहत अंजाम दिया गया, जो फिलहाल जारी है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ महाराष्ट्र सीमा पर हुई मुठभेड़ के बाद जो डेड बॉडीज हैं 6 माओवादियों की, ये पुलिस लाइन लाई गई है और ये डेड बॉडीज यहाँ पे जो पहुंची हुई है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि जो DVCM रैंक का एक माओवादी है जिसका नाम राहुल पुनेम बताया जा रहा है, जो ग्राम डुल्ला जिला सुकमा से ये है और ये 8 लाख रुपए का इनामी है, जो बीते कई वर्षों से प्लाटून नंबर 1 का कमांडर रहा है, जिसकी तलाश काफ़ी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और उसके बाद फिर जवानों ने इसे आज ढेर किया है। आपको बता दूं कि हरीश कोशा जो है, ये एक डेड बॉडी देख सकते हैं। ये भी PLG प्लाटून नंबर 1 का सदस्य है, जिसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम है। और कुराम बुधरी और इसी तरीके से मनीषा, ये 2 माओवादी और हैं। इसमें देखिए अब 2 महिला माओवादियों के शव यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 महिला माओवादी की शव दिख रहे हैं। ये हुंगी ताती भी है, ये भी एक महिला माओवादी है। और इन सारे शवों को जो है पुलिस लाइन में लाकर रखा गया है। बॉडी डिकम्पोज होने की स्थिति में है, काफ़ी स्मेल कर रही है। इन माओवादियों के पास से देखिए AK-47 राइफल जो है ये जवानों ने बरामद किया है। इसके साथ में ये BGL सेल है और इसी BGL सेल को जो है इस लॉन्चर से माओवादियों के द्वारा चलाया जाता है। लंबे समय से इसकी तलाश जवानों की थी। ये पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर पे इनका काफ़ी दबदबा रहा है। पहले ये कंपनी नंबर 22 पे काम किया करते थे, लेकिन बीते 1.5 वर्षों से ये प्लाटून नंबर 1 पे ये कंपनी नंबर 1 पे काम कर रहे थे। कैमरामैन अतुल के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर। नक्सल विरोधी अभियान अभी मानसून की अवधि में भी लगातार जारी रखा गया। दिनांक 18 जुलाई को अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर DRG नारायणपुर, DRG कांकेर, DRG जैदलपुर एवं BSF और STF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। हमने इस पूरे अबूझमाड़ की जो जमीनी हालात परिस्थिति को अपने प्लानिंग में शामिल कर लिया है और इस मानसून में भी ऑपरेशंस जारी रहेंगे। और ये भी मानसून ठीक बारिश के बीचों बीच ऑपरेशन हुआ, जिसमें हमें अच्छी सफलता मिली है और आगे भी मानसून में ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल भवन बदहाल होते जा रहे हैं, इससे हादसे भी हो रहे हैं। इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। भोपाल में एक स्कूल में चलती क्लास के दौरान छत का प्लास्टर उखड़कर छात्राओं पर आ गिरा। हादसे में 2 छात्राएं घायल हुई हैं, एक छात्रा को गंभीर चोट आई है। हादसा बरखेड़ा स्थित शासकीय PM श्री महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल की है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दमोह की है। पहली तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं। जो स्कूल बताया जा रहा है करीब 50 साल पुराना है। इस स्कूल को PM श्री योजना से जोड़ा गया। घटना का वीडियो भी आप देख रहे हैं। इस स्कूल में करीब 1 हफ्ते पहले भी क्लास में छत का प्लास्टर गिरा था। हालांकि क्लास में उस दौरान कोई नहीं था, तब हादसा टल गया था। स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। घटना के बाद प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है और घटनास्थल वाले कमरों में ताला जड़ दिया है। दमोह में भी भोपाल की तरह हादसा हुआ। दमोह के पाठक कॉलोनी स्थित CM राइज स्कूल में
5वीं क्लास में छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। इस दौरान छात्र में करीब 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि भवन करीब 40 साल पुराना है। सीएम राइस योजना के तहत इसे रेनोवेट किया गया है। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों ने स्कूल की जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा पर भले ही हजारों करोड़ों का बजट खर्च कर रही हो, लेकिन सच क्या है विकास का वो देखा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएम श्री शासकीय स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई बरखेड़ा में। ये वही क्लासरूम है जहां पर प्लास्टर गिरा और प्लास्टर गिरते ही नीचे बैठी एक छात्रा इसकी चपेट में आई और उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वो छात्रा दिव्यांग बताई जा रही है। ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, ये शासकीय स्कूल है, लेकिन इस स्कूल को पीएम श्री स्कूल का तमगा मिला हुआ है, यानी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त कर दी गई हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन व्यवस्थाओं की पोल इस घटना ने खोल दी। इस स्कूल में 1000 से भी ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर उन्हें देखा जा सकता है। देखिए ये वो क्लासरूम है। हालांकि घटना के बाद प्रबंधन ने फौरन क्लासरूम में ताले लगा दिए, लेकिन IBC 24 की टीम इस क्लासरूम तक पहुंच गया है। ये प्लास्टर देखा जा सकता है कि कितना बड़ा टुकड़ा प्लास्टर का गिरा है। फिलहाल देख सकते हैं कि ये अचानक नहीं हुआ हादसा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जो प्लास्टर है वो पहले से ही गिर रहा था। इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, रिपेयरिंग नहीं शायद करवाई गई और इसी वजह से आज ये एक बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल बच्ची दिव्यांग बेहद गरीब परिवार की बताई जा रही है। प्रबंधन ने एक फौरन लेटर यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए जारी कर दिया कि बच्ची को मामूली चोट आई है, लेकिन बच्ची को मामूली चोट नहीं आई। बच्ची को भी फौरन उसके घर हॉस्पिटल में इलाज के बाद भेज दिया गया। देखिए ताला लगा दिया गया फॉरेन क्लासेस में कि कोई भी अंदर ना जा सके। प्रबंधन की माने तो बच्ची को मामूली चोट है, लेकिन इतना बड़ा प्लास्टर गिरा है, समझा जा सकता है कि बच्ची को कितनी गंभीर चोट आई होंगी। इसके साथ ही स्कूल की और व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं कि पीने के पानी की जो व्यवस्था है, भले ही वाटर कूलर लगा हो लेकिन गंदगी है। ये वॉशरूम के बाहर निकल रही गंदगी है। चारों तरफ घास यहाँ पर उगी हुई है। बच्चियों को बारिशों में इन वॉशरूम में जाने में इतनी तकलीफ होती है। दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजों में कुंडी तक नहीं है। भले ही मानसून से पहले स्कूलों में रिपेयरिंग मरम्मत की बात की जा रही हो, लेकिन ये मरम्मत कितनी दुरुस्त की गई ये एक उदाहरण है कि प्लास्टर गिरा और चलती क्लास में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। अगली खबर जबलपुर से है, जहां नुनसर गांव में बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में पानी भरने के कारण बीते 15 दिनों से अघोषित छुट्टी कर स्कूल के गेट में ताला लगा दिया गया है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने तत्कालीन व्यवस्था करते हुए स्कूल बिल्डिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में हुई लापरवाही के कारण स्कूल परिसर में पानी भर जाता है। यहाँ की अव्यवस्थाएं 15 दिनों से बहुत विकट परिस्थितियां खराब चल रही हैं, जो कि मालूम आए दिन अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, मगर कोई भी इस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। 15 से 20 दिन हो गए। अभी कुछ दिन पहले हाई स्कूल में एक हफ्ते के लिए लगाया गया, फिर उसके कारण बोल दिया गया कि स्कूल में जगह नहीं है। उस कारण विवेकानंद में जगह लेके स्कूल लगाया जा रहा है। जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा जो स्लोप है वो स्कूल की तरफ होने से पानी जो है वो स्कूल के अंदर एंटर कर रहा था। इसके बारे में मैंने SDM सर को भी पूरी तरीके से इस बारे में सूचित किया है। हाँ, वहाँ पे क्या है सर, बहुत समस्या हो रही थी, पानी भरा है, ऊपर से जानवर, सांप, बिच्छू, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अभी कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। खबर रायसेन के चांदवड़ गांव से है, जहां 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हाई स्कूल भवन बीते 8 सालों से बच्चों का इंतजार ही कर रहा है। साल 2016-17 में यह स्कूल भवन बना था, लेकिन अब तक इसमें ताला ही लगा है। खास बात यह है कि खुद
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कूल का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के 8 साल बाद भी कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। बच्चे आज भी उसी पुराने जर्जर और खस्ताहाल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल और हाई स्कूल को एकीकृत शाला माना गया है, जिसके चलते दोनों को एक ही डाइस कोड है, जबकि नियम अनुसार हाई स्कूल के अलग डाइस कोड जरूरी होता है। मामले में प्रिंसिपल ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भी भेजा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन शुरू करने की मांग की है। छठी से लेके 10वीं तक हर विषय को पढ़ाने वाला केवल एक ही शिक्षक है। जो शिक्षक छठी को पढ़ा रहा है वो ही 10वीं तक पढ़ा रहा है। डाइस कोड अलग हो जाता है तो हमारे हाई स्कूल के अलग शिक्षक हमें प्राप्त हो जाएंगे। स्कूल माध्यमिक विभाग से हाई स्कूल की दूरी अधिक है। नई बिल्डिंग को करीब 8 साल बने हुए हो गए हैं और उसमें ताला डला है, और पुरानी बिल्डिंग में बच्चे लोग 50-50 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चे लोगों को दिक्कत आ रही है और खेलने के लिए भी उधर जगह नहीं है। सिंगरौली से दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किए जा रहे सड़क और स्वास्थ्य ढांचे के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल फिर खोल दी है। जिले के बरगवा गांव का ये वीडियो आप देखिए। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला को उसके परिजन खराब सड़क के कारण चारपाई पर लेकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं होने के कारण गर्भवती महिला ने घर पर ही तो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इनमें से एक बच्ची की मौत हो गई क्योंकि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई। गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला को चारपाई से मेन रोड तक लाया गया। इसके बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया। बहरहाल खाट पर महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि एक बार फिर से सिस्टम की पोल खोल रहा है। उनके पास एम्बुलेंस और कोई ऐसा साधन नहीं था, और उनके रोड तक जाने के लिए जो है मतलब कोई ऐसा उनका घर भी जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब रोड ही नहीं बनी है। तो रोड से लाने के लिए उन लोगों ने जो है अपने डोली खटोली या चारपाई का उपयोग किया। मतलब घर पहले ही ख़त्म हो गया था। दूसरे बच्चे की मतलब वो लो बर्थ बेड में था, तो उसको जो है सिस्टर ने जो है जिला अस्पताल मैडम के लाना रेफर किया, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ जाने से मना कर दिया। शाजापुर जिला अस्पताल में आज डॉक्टर्स और तहसीलदार के बीच धक्का मुक्की कहासुनी हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तहसीलदार के रवैये से नाराज डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी, विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोतवाली थाने पहुंचे, जहां तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वो थाने के ही बाहर धरने पर बैठ गए। एसडीओपी की समझाइश पर डॉक्टर्स ने कार्रवाई को लेकर आवेदन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर रैली भी निकाली, नारेबाजी की। बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुए। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत डॉक्टर्स के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि वो उचित कार्रवाई करवाएंगे। विधायक की बात सुनकर सभी डॉक्टर्स काम पर लौटे। इधर तहसीलदार सुनील पाटिल ने बताया कि एसडीएम के आदेश के बाद वो गार्डन वाली जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे और इसी दौरान ये कहासुनी हो गई। के बुलाने पे हम आए हैं। पाटीदार ने हमारे डिप्टी कलेक्टर को फ़ोन लगाया तो उनके हाथ से उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश करी। जब फ़ोन नहीं दिया गया तो शायद उस समय पे उन्होंने उनको लाइन पे लाने या नौकरी करके दिखा दो या फिर सारे अस्पताल को लाइन पर ला दूंगा, ऐसी धमकी दी गई। डॉक्टर मैडम को, सिविल सर्जन महोदय को और सभी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जल्द मांग की गई। अनजान से लड़के जींस टी शर्ट पहने हुए थे, वो आए और हमारी कार्रवाई को रोकने लगे और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। तो हमने बोला भाई आप कौन हो, आप सीएस साहब को भेजो यहाँ पे। हम उनके बुलाने से आए तो बोले सीएस साहब नहीं आएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं, हम क्यों कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिसके कैंपस में हम कार्रवाई कर रहे हैं उसका होना जरूरी है। तो वो बदतमीजी करने लगे और झूठ। दोनों पक्षों से मैंने अलग अलग भी बात की और सामूहिक भी। कुल मिलाकर इसको कलेक्टर साहब ने हम सब बैठकर इसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेंगे और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम प्रयास करें। बालोद जिले के अधिकारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डोंडी लोहारा जनपद पंचायत के 2 अधिकारी शराब के नशे में धुत होकर
दुधली गांव के पंचायत भवन पहुंचे और पंचायत प्रतिनिधियों से विवाद किया। उप सरपंच मोहित देशमुख ने बताया कि पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, सचिव और अन्य पंच बैठक के लिए मौजूद थे। इसी दौरान दो अधिकारी नशे की हालत में पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। महिला सरपंच, पंचों और दूसरे कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप सरपंच ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत एसडीएम को सौंपी है। मांग की कि नशे में पंचायत पहुंचने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सरकारी अधिकारियों का यह बर्ताव वाकई निंदनीय है। वो करारोपण अधिकारी आए और नशे के हालत में इतना नशा में था कि उन लोग चलने के लायक नहीं थे, और आते ही सचिव मैडम को ऑडिट दिखाओ, बुक दिखाओ, केस बुक दिखाओ करके बोल रहे थे। वो कुछ के कुछ बहस करने लगे हमारे जनप्रतिनिधियों से। दो करारोपण अधिकारी आए और फुल नशे की हालत में थे उन लोग। वो बाइक से उतर नहीं पा रहे थे और जैसे दरवाजे पर आया, मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो मेरे से उल्टा सवाल जवाब करने लगे। आप कौन? आप चपरासी हो क्या? मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे। छतरपुर के नौगांव थाने के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर 3 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने का आरोप है। इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के लोग साथ में उन तीनों युवकों को भी रिक्शे में अर्धनग्न अवस्था में ले गए, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। इनमें से एक युवक प्रताप आदिवासी के कमर के निचले हिस्सों पर गंभीर चोट है। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने का आरोप भी पुलिसकर्मियों पर लगा है। मामला नौगांव क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर की चोरी की वारदात सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज और शक के आधार पर पुलिसकर्मी 3 आदिवासी युवकों को धर्मपुरा गांव से पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। लगातार 4 दिन तक उनसे पूछताछ जारी रही। चौथे दिन परिजन और भीम आर्मी के विरोध के बाद उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद युवकों ने उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बताया। छतरपुर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, जहां से भीम आर्मी उन्हें ठेले पर लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। प्रदर्शन के दौरान डीआईजी भी समझाइश देने पहुंचे। मामले में एसडीओपी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन भीम आर्मी का प्रदर्शन जारी रहा और वो लोग कार्रवाई की मांग के लिए रात में भी एसपी ऑफिस के बाहर ही सोते दिखे। वो एमएलसी वगैरह हो जाए, जो चोट वोट है उनका ढंग से वो हो जाए, तो उसकी हम कार्रवाई करवाते हैं। चोरी के अपराध में विवेचना के दौरान सीसीटीवी में आए कुछ संदिग्ध के भैये के अनुसार दिखने वाले कुछ लोगों को धर्मपुरा से थाने में पूछताछ हेतु बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान थाने के कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ गलत व्यवहार की बात संज्ञान में आई है। उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी ऐसे तथ्य संज्ञान में आते तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। दौरे को लेकर सीएम ने कहा है कि बदलते समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत और उसके नागरिकों को विदेश में जमकर पहचान मिली है, प्रतिष्ठा बनी है, वो सराहनीय है। आज के अशांत समय में लोग बड़े पैमाने पर व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, भारतीय उत्पादों को देख रहे हैं। दुबई और स्पेन यात्रा के आखिरी दौर में हम पहुंच गए हैं और जैसा कि हमने अपने इस दौरे का मकसद रखा था, हमारे अपने मध्य प्रदेश और भारत से जुड़े हुए भारतवंशियों के साथ हमारे राज्य की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों को ढूंढते हुए, खास करके हर एक वो चीज़ जिसमें रोजगार मिले, इसलिए इंडस्ट्री में भी गए। पहली बार जबलपुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शहर में एक विशाल रोड शो किया। धनवंतरी नगर बाईपास से शहर के मानस भवन तक रोड शो निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा को पार्टी नहीं परिवार बताकर कार्यकर्ताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ जनता का प्यार और जनता का जो विश्वास है वो जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस तो मुझे कहीं मैदान में नजर नहीं आती, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस कहाँ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ तक मजबूत है। भोपाल में गली मोहल्ले और सड़कों के नाम परिवर्तन का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है। बीते 2 साल में नगर निगम परिषद की बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा सड़क, मोहल्ले और गलियों के नाम बदलने के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। अब एक बार फिर भोपाल में एक बड़े हिस्से का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने अशोका गार्डन का नाम बदलने का प्रस्ताव परिषद में भेजा है। इसके तहत अब अशोका गार्डन का नाम
रामबाग होगा। साथ ही विवेकानंद पार्क के पास स्थित चौराहे का नाम भी विवेकानंद चौराहा रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। चूंकि पार्षद गुप्ता भाजपा दल के पार्षद हैं और सदन में ये दल बहुमत में है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 24 जुलाई को इन दोनों प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 28 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने घोटालों की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस ने फिलहाल 52 ऐसे घोटाले खोज निकाले हैं। कांग्रेस का दावा है कि महिला, युवा, किसान, सड़क, पानी, बिजली से संबंधित उन घोटालों को पार्टी एक्सपोज करेगी जो बीजेपी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि इन घोटालों के जरिए कांग्रेस के विधायक बीजेपी सरकार के सत्र के दौरान घेराबंदी करेंगे। 64 विधायकों को पार्टी ने एक बार फिर से घोटालों की डिटेल शेयर कर दी है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। 52 घपले और घोटाले सरकार के हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। जो रोड की टोल टैक्स का जो करप्शन है वो है। व्यापम से लेके एकजुटता से जनता की बात कैसे करें, प्रदेश के हित की बात कैसे करें, सरकार को सही दिशा में कैसे लेके आएं। जनता की तनख्वाह पे आप काम करते हो, एक तरह से जनता के नौकर हो, तो उस धारणा को कैसे वापस बनाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी उसका प्रयास करे। कहूँगा कि तथ्यों के आधार पर बातचीत होगी तो विधानसभा का और जनता के पैसे का सदुपयोग होगा। हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना तथ्यों के आरोप लगाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए यदि विधानसभा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे तो फिर वैसा ही होगा जो पहले होता आया है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी पर हमेशा सियासत होती रही है। इस वर्ग का सच्चा हितैषी बनने की ओर बीजेपी और कांग्रेस में लगी रहती है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग और उसके आरक्षण के लिए काम कर रहे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास स्टाफ तक नहीं है। हाल ये है कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने सरकार को पत्र लिखकर स्टाफ की मांग की है और उनकी ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विपक्ष ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। आयोग अध्यक्ष के पास एक पूर्णकालिक सचिव तक नहीं है, ना ही कोई विधिक सलाहकार है। कुसमरिया ने इन दोनों पदों पर अफसरों की नियुक्ति के साथ आयोग के शेष रिक्त पदों को भी भरने की बात अपने पत्र में लिखी है। क्या है, इसके ऊपर पूरा सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के बाद जो रियलिटी आएगी उसके अनुसार उससे बढ़ा के भी दे सकते। तो हम ज़मीनी हकीकत का वो कर लें जिससे फिर कोई बात विवाद और झंझट कोई सामने न आए। थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा सा ओबीसी के लिए जो भी काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग मंत्री थे, तो 27% रिजर्वेशन का कैबिनेट ने पास किया, विधानसभा पास किया, लेकिन ये आज तक कर नहीं पाई। ये कोर्टों में उलझा रही है। केवल हितैषी होने की बात नहीं करती, हितैषी है और इस नाते से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से, जहां मिशन हॉस्पिटल मामले में शासन के पक्ष में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका दाखिल की है। मिशन अस्पताल की स्थापना 1885 में हुई थी और सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। इसके लिए क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर को जमीन आवंटित की गई थी। चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर दायर जनहित याचिका को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि खनन से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है और घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। डंपर के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने जून 2025 में जनहित याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई कि चंबल में रेत खनन से जुड़ा एक मामला पहले भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भेजा जा चुका है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मौजूदा याचिका को भी एनजीटी के पास भेजने का आदेश दिया। हजारों की तादाद में इलीगल माइनिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर के उसमें से अवैध रूप से रेत को क्रय विक्रय का काम करते हैं। और जिस मामले में मुरैना जिले के राजनेताओं का भी संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, क्योंकि याचिका लगाई गई थी जिस पर से माननीय उच्च न्यायालय ने सब दस्तावेजों का अवलोकन किया। फोटोग्राफ एनजीटी को आदेशित किया है कि इस मामले को याचिकाकर्ता पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। उसके बाद पूरे मामले को एनजीटी को देखना है और देखना है कि वास्तव में यहाँ जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसके विरुद्ध उनको कार्रवाई करने का आदेशित किया गया।
अंबिकापुर के राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एलएलबी 4th सेमेस्टर के पेपर को अचानक रद्द करने पर छात्र संगठनों ने हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है, जिसके कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। जबकि प्रबंधन का कहना है कि जिस सब्जेक्ट की परीक्षा थी वो पेपर ना बंटकर केंद्र अध्यक्षों के पास दूसरा पेपर चला गया था और इस कारण एग्जाम्स नहीं हो पाए और अब एग्जाम को आने वाले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल एलएलबी 4th सेमेस्टर के एनवायरमेंट लॉ की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए सभी छात्र 10 बजे पहुंच भी गए। सभी स्टूडेंट्स को उत्तर पुस्तिका का वितरण भी कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर देने के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा रद्द कर दी। आज राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि एलएलबी 4th सेमेस्टर एनवायरमेंटल लॉ की परीक्षा थी, जिसमें छात्रों को कॉपी बढ़ गया। उन्होंने अपना रोल नंबर और सारा जो उल्लेख करना रहता है उत्तर पुस्तिका में सारा उल्लेख कर दिया। अचानक से एक फरमान आता है विश्व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि आज के पेपर रद्द की जाती है। आखिर में ऐसा क्या, क्योंकि ये स्वशासी संस्था है, अगर ऑटोनोमस संस्था है, ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी जिससे अचानक से पेपर को रद्द कर दिया गया। और ये जो 4th सेमेस्टर के बच्चों का आज पेपर था इन्वायरमेंट लॉ का, लेकिन वो कंफ्यूजन में इन्वायरमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंफ्यूजन की वजह से जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर डिस्पैच हो गया था। लेकिन हम उस स्थिति में नहीं थे 10 बजे कि हम तत्काल 5 मिनट में इन्वायरमेंटल लॉ को डिस्पैच करके वहां पर भेज पाए, इसलिए इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। ग्वालियर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। डीडी नगर भी इसकी चपेट में आ गया है। स्थानीय लोग नगर निगम पर खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है डीडी नगर में, इसके बावजूद निगम इस ओर ध्यान नहीं देता। मंगलवार को भी नगर निगम के अफसरों के सामने जन सुनवाई में धरना दिया, उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। नाराज लोगों ने शनिवार को ग्वालियर भिंड रोड पर चक्का जाम किया। अफसरों की समझाइश के बाद लोग शांत हुए, तब जाकर जाम खुला। एक बार भी कोई भी विधायक कोई गेट पे खड़ा नहीं हुआ कि इस समस्या का निराकरण किया जाए। अधिकारी उनके काम से अभी जू नहीं निकल रही, वो बहरे हो चुके हैं और कमिश्नर साहब को मालूम नहीं क्या हो चुका है। सुनवाई नहीं है, न कोई उन्होंने मशीनें भेजी है, लोगों के छतों पे खाना बन रहा है, नीचे घरों में पानी भरा हुआ है। अधिकारियों को हम रोज फोन लगा रहे हैं, शिकायतें लगा रहे हैं, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। ना ही विधायक सुन रहे, ना पार्षद सुन रहे, ना मंत्री सुन रहे। रायसेन जिले से निकलने वाला नेशनल हाईवे 45 पर 2 दर्जन पुल 60 साल पुराने हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देने का इंतजार कर रहे हैं। इन पुराने पुलों पर बड़े बड़े गड्ढे के साथ इनकी रेलिंग टूटी हुई है। 4 लाइन निर्माण में एमपीआरडीएस के एक पुराने पुल को ही ले लिया है। इस 312 किलोमीटर लंबे सड़क के 4 लेन बनाने पर 3100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पुराने पुल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी जांच कराकर अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। नेशनल हाईवे 45 पर जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और भोपाल का हिस्सा आता है। इस 4 लेन सड़क का निर्माण लगभग 3 साल पहले हुआ था, लेकिन 2 दर्जन से अधिक बड़े और छोटे पुल जो 50 से 70 साल पुराने हैं उन्हें यथावत रखा गया है। ये 70 साल पुराना है, स्थिति तो बगड़ रहा है इधर उधर से सब में। एक 60 का नया, एक 60 का पुराना है। पुरानी पुल को रिनोवेट करके उसी को बना दिया है, क्योंकि एमपीआरडीसी संबंधित मामला है, तो हम उनसे इस संबंध में बात करते हैं कि जो पुल क्षतिग्रस्त हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमपीआरडीसी हो, इस तरह के जितने भी रोड हैं, पुल हैं, उनके रखरखाव का काम करते हैं। समय समय पर जो पुराने पुल हैं उनका परीक्षण भी होता है, टेस्टिंग होती है। जो भी यदि ऐसे अनुपयुक्त पाए जाएंगे, जो उपयोग लायक यदि कोई ब्रिज पाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको समय रहते उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो न केवल सूबे के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की मिसाल पेश कर रही है, बल्कि ये भी संदेश दे रही है कि सीएम प्रदेश की जनता की कितनी चिंता करते हैं। जशपुर जिले की तपकला में ट्रिपल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची ने अपने मां और 2 छोटे भाई बहनों को खो दिया था। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद बच्ची ज्योति ठाकुर अनाथ हो गई। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्ची के लालन पालन, पढ़ाई और भविष्य में हर संभव मदद का बीड़ा उठाया है। इस कदम से हर जगह सीएम की जमकर तारीफ हो रही है। साथ ही ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई, तीनों का मर्डर हो गया और मैं फैमिली में बस मैं अकेले बस सिंगल बची हूँ। मैं सीएम साहब के पास गई थी बगिया, और वहाँ मैं अपना समस्या बताई और सीएम साहब ने मेरा जो भी आगे का पढ़ाई लिखाई है वो सब का जिम्मेदारी लिए, और मैं जब तक पढ़ना चाहती हूँ तब तक पढ़ सकती हूँ और आगे का भविष्य भी मुख्यमंत्री सर बनाएंगे। क्या हुआ, एडमिशन हो गया?
एडमिशन हो गया, अभी उसको ड्रेस व्रेस मिला है। तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही मेरी बहन का बेटी को हमेशा सहायता करते रहें। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने तत्काल प्रभाव पे और उनके निज सहायक जी के द्वारा आगे बात करके बच्ची को आगे की शिक्षा दीक्षा अच्छा मिले, उनको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज तक की प्रारंभिक शिक्षा जितने भी होती है सारी शिक्षा की व्यवस्था मुहैया पूरा प्रदान करने के लिए बगिया कैंप सीएम कार्यालय तैयार है। बिलासपुर के राजशेखर पैरी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने उन्हें अपने पहले मिशन के लिए चुना है। भारतीय मूल के एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर राजशेखर फिलहाल यूके के ऑर्बिट लॉकर में प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियरिंग के पद पर काम कर रहे हैं। राजशेखर का चयन उनके एरोस्पेस नवाचार और वास्तविक समय के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है। उनका जन्म बिलासपुर में हुआ था। पेंड्रा रोड स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो हैदराबाद चले गए थे। And the name of the mission is Titania, and my job here is I'm having the role of a space engineer. I'm a space engineer and a data officer in this particular mission, and during my mission my aim is to research and find out basically the difference between or the comparison between various surfaces. ये हमारे सभी के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे एक गौरवपूर्ण छात्र पी राजशेखर, जिसने अपनी पढ़ाई हमेशा यहाँ से अव्वल तरीके से की, हमेशा एक अव्वल छात्र के रूप में रहे और अब उनका चयन एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में हुआ है। मध्य प्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण में लगातार आगे बढ़ रहा है। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं और बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ इसे टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला है। एक बार फिर मंडला अभ्यारण्य ने प्रभावशीलता के आधार पर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही भोपाल वन विहार अब भी पहले नंबर पर है। दरअसल MEE ने प्रदेश के कुल 25 अभ्यारण्य और 12 राष्ट्रीय उद्यानों का मूल्यांकन किया, जिसमें जैव विविधता, पर्यटन में स्थानीय भागीदारी, सुरक्षा प्रबंधन और नवाचार का मूल्यांकन ग्रेड किया गया, जिसमें मंडला फैन अभ्यारण्य को 85% अंक के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है और भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान करीब 88% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। WI के माध्यम से भारत सरकार ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्युएशन कराती है सभी। तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो रिपीट जो साइकिल हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है। उसमें देश भर के 438 नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ का उन्होंने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्युएशन किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उन्होंने 100 में से 85 अंक दिए हैं और 22 नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ का उन्होंने मूल्यांकन किया है। उसमें द्वितीय स्थान पे फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उन्होंने रखा है। और सैटेलाइट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।